तो डी ब्रॉगली ने सिमेट्री के बेसिस पर ये मान करके कि अगर नेचर में दो चीज़ें हैं, रेडिएशन और मटेरियल, तो अगर रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है और मटेरियल नेचर भी है, तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। पार्टिकल नेचर या मटेरियल नेचर हम तो मानते ही है उसका, पर उसके पास वेव नेचर भी रहना चाहिए। और उसी को बेसिस मान करके उन्होंने अपनी पूरी हाइपोथेसिस बनाई, और हाइपोथेसिस में उन्होंने ये माना कि हर मैटर, पार्टिकल, जो पदार्थ है, पार्टिकल है, वो जब एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगा तो वो सीधा गोली जैसे नहीं जाएगा, वो एक वेव की फॉर्म में चलेगा, तरंग जैसे चलेगा। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ का उन्होंने फॉर्मूला बताया। लास्ट क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर मोमेंटम, जहां पी क्या चीज है, संवेग, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैल्यू आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये सब उन्होंने बताया था। तो लास्ट क्लास तक ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे फिलहाल। अब क्योंकि पदार्थ का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे जितने भी कैलकुलेशन डी ब्रॉगली ने जितने भी कैलकुलेशन किए वो सब इलेक्ट्रॉन को लेकर किए। तो इलेक्ट्रॉन को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वो वेव की फॉर्म में चलेगा और उसकी एक वेव लेंथ होगी। उसका फॉर्मूला H अपॉन P के बराबर बताया था। आज हम लोग ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है, उसको किस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। उसके लिए आप वही प्रैक्टिकल व एक्सपेरिमेंट आप याद कर सकते हैं जो कि हॉलवेस और लेनार्ड ने किया हुआ था। हॉलवेस और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या था, दो प्लेट्स ऐसे आमने सामने लगी थी, एक प्लेट पर हम लाइट डालते थे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, और दूसरी प्लेट पर हम प्लस या माइनस पोटेंशियल लगाते थे। मान लिया प्लस पोटेंशियल हमने लगाया है V के बराबर। अगर V के बराबर प्लस पोटेंशियल लगाया है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका क्या होगा। आंसर है, आप दो तरीके से, मैं पहले से भी बता रहा हूं आज फिर, कि दो तरह से आप इसको डिस्क्रिप्शन इसका दे सकते हैं कि एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल है and electrons are the negatively charged particle, so this positive potential attracts these negatively charged electrons, इनको अट्रैक्ट कर लेगा और खींच लेगा। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर उपस्थित हर इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी देता है, आंसर है चार्ज इनटू वोल्टेज के बराबर। जितना वोल्टेज आपने लगाया होगा इसमें वो वोल्टेज ले लीजिए और यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिए। तो अगर वोल्टेज V लगाया है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का E है, तो हर इलेक्ट्रॉन को E इंटू V के बराबर एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से वो दौड़ना शुरू कर देता है और दौड़ के यहां तक जाता है। इलेक्ट्रॉन चला, अब वो अगर चला है सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन कैसे चला होगा, आंसर है गोली जैसे नहीं चला होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव बनाते हुए चला होगा। उसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा उन्होंने कैलकुलेशन बनाया था। क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रॉन की क्या पढ़ा है, मैटर पार्टिकल्स के लिए H अपॉन P, जहां H प्लैंक्स कांस्टेंट और P क्या चीज है, संवेग। अब H अपॉन ये P है संवेग। क्या आपको याद है संवेग और गतिज ऊर्जा में कोई रिलेशन होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कोई संबंध नहीं, ध्यान है, देखो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है P बराबर अंडर रूट 2mk। संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध है ये। m क्या है, जिस भी कण के संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन आप निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान है ये। k उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, उसकी गतिज ऊर्जा है, और P उसका संवेग है। तो किसी भी कण की गतिज ऊर्जा और संवेग में ये रिलेशन होता है और ये तो क्लास 11th में ही आपको करके दिखाया जाता है, नहीं मालूम है आपको। अरे ये बड़ा सिंपल है, देखो। अच्छा मैं यहां पर करके दिखाता हूं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि नहीं, हाफ mv²। ठीक है, हम एक काम कर देते हैं, 2 को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा 2k इज इक्वल टू mv²। अब दोनों पक्षों में आप m से मल्टीप्लाई कर दो, m से दोनों साइड में गुणा करवा दीजिए।
इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m के, यहां m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं mv होल स्क्वायर, और ये क्या है 2m के। mv क्या चीज होता है? संवेग। इसको हम p लिखेंगे और p का क्या कर देंगे? स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, देन p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। देखा आपने? तो किसी भी पार्टिकल के संवेग और उसकी गतिज ऊर्जा, संवेग और उसकी गतिज ऊर्जा में ये रिलेशन रहता है। तो अगर हम संवेग से गतिज ऊर्जा बनाना चाहें तो इस p की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? p की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 2m की। ये क्या है? वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि तो पिछली क्लास में भी बताया गया था कि हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी संवेग है, संवेग को हमने अंडर रूट 2m के कर दिया। यहां m क्या चीज है? m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और k है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन की ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर आएगी? अभी हमने बताया कि जो प्लेट्स आपने लगाई हैं इनमें जैसे इस पर आप दूसरी वाली प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, मान लिया v विभव, दोनों प्लेट्स के बीच हमने कितना विभवांतर लगा दिया? v के बराबर। तो इसमें से हर इलेक्ट्रॉन को कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा E इंटू वी के बराबर। और क्योंकि इस एनर्जी से वो दौड़ेगा, इस एनर्जी से वो दौड़ेगा, गति करेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही उसकी कौन सी एनर्जी बन जाएगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगी। तो गतिज ऊर्जा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू वी। हम यहां लिख देंगे माना इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा इसे V वोल्ट विभवांतर, तथा इसे V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। एक्सिलरेट करते हैं मतलब उसको दौड़ाते हैं V वोल्ट विभवांतर लगा करके, त्वरित किया जाता है। तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E इंटू वी। ठीक है ना? फिर से देखो क्या लिखा कि यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा इसे V वोल्ट विभवांतर द्वारा हम त्वरित करते हैं तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? K इज इक्वल टू E इंटू वी। वैसे E इंटू वी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन मैंने बोला ना आपको कि इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ दौड़ेगा, तो यही उसकी क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो K की जगह पर हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे। इसलिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या आ जाएगी? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m, और k की जगह पर क्या लिख देंगे हम? E इंटू वी। ये तो याद रहेगा ना, यहां पर आए हुए सारे सिंबल्स आपको मालूम है। एक बार फिर से अच्छा बताओ, h क्या चीज है? प्लांक्स कांस्टेंट। 2 तो एक न्यूमेरल नंबर है। m क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये चीज याद रखिए, मैंने यहां भी लिख रखा है। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। V वो विभवांतर है जिस विभवांतर से आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, दोनों प्लेट्स के बीच जितना विभवांतर आपने लगाया है वो विभवांतर है V।
अब इसमें ना इस फॉर्मूले में एक बड़ी अच्छी चीज ये है, आप देखिए, आप इसमें से जितनी राशियां आ रही हैं, जो विभवांतर हमने लगाया है ना, उसको अगर हम छोड़ दें तो इस फॉर्मूले पर आई हुई बाकी सब की सब राशियां आपको पता है। आपको H का मान मालूम होता है, हमें M विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू ऑल नो, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप सब जानते हैं। V को अगर छोड़ दिया जाए, क्यों? क्योंकि V हम उसी समय अप्लाई करेंगे, जितना वोल्टेज हम लगाएंगे उसके हिसाब से V की वैल्यू लिखेंगे। ये तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होती नहीं है कि दोनों प्लेट्स के बीच हमेशा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, इसलिए V को अगर छोड़ दिया जाए तो इस फॉर्मूले में आने वाली हर चीज, हर राशि का मान आपको मालूम है। अगर यहां पर आने वाली हर क्वांटिटी की वैल्यू आपको मालूम है तो हम रख देते हैं उसका मान, जब सबकी पता ही है तो V की जगह पर छोड़ देंगे, V लिखा रहने देंगे उसकी जगह पर। तो putting the values of H, M and E, H का, M का और E की वैल्यू अगर लिख देंगे तो हमको क्या मिलता है? देखिए, उस वक्त लैम्डा की वैल्यू ना मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, सीधे कैलकुलेशन हम बता देंगे। उस वक्त इसकी वैल्यू आती है 1.227। HME2 इन सब को हल कर दिया, केवल क्या नहीं है, सॉल्व किया, V अपॉन क्या हो गया, √V। ये लैम्डा की वैल्यू आती है, इंटू 10⁻⁻9 होता है, तो आप यहां पर नैनोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेट होके मान आ जाता है। मतलब साफ है कि अगर आप V वोल्ट से त्वरित करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर दौड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जब ये ऐसे चलेगा तो ये गोली जैसा सीधा स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगा, ये ऐसा वेव फॉर्म में चलेगा। वेव फॉर्म में चलेगा, उस वक्त उसकी कितनी वेवलेंथ होगी, कितनी तरंग दैर्ध्य होगी, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? ये उन्होंने बताया। ये सब कुछ जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रहे हैं हम कि ये सब दे ब्रॉगली की क्या थी, ये सब दे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, उनकी परिकल्पना थी। इन सारी चीजों का जो कैलकुलेशन उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने बताया, इसका कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, लैब का अप्रूवल नहीं था, और ये रीजन था कि उनकी बात को कोई क्यों मान लेता। लेकिन उन्होंने सब ये बताया कि ये होगा, ऐसा होता है, ये और ये कैलकुलेशन भी इलेक्ट्रॉन के लिए करके दिखाया कि अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच V विभवांतर लगाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ना तो ऐसा गोली जैसे नहीं चलेगा, वो वेव जैसा, वेव फॉर्म में ऐसा मूव करेगा। उस वेव की जो वेवलेंथ होगी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको बोला जाएगा दी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैटर वेव की वेवलेंथ उसको बोलेंगे हम। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि वो इन सब चीजों को ना लेबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सके, वो इन चीजों को लैब में प्रूव नहीं कर सके। और जब तक कोई भी कही बात को कोई लेबोरेटरी में प्रूव करके नहीं दिखाता है, तब तक हम उसकी बात को सही नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीजें कागज पर लिखी गई, बताई गई, समझाई गई, पर क्योंकि इन सब बातों के पीछे लेबोरेटरी का कोई अप्रूवल नहीं था, इसलिए कोई इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था कि वाकई में ऐसा होगा, क्योंकि हम कभी इससे पहले सोचे नहीं थे कि एक पत्थर फेंकेंगे और वो पत्थर ऐसा चलेगा, कोई भरोसा नहीं करता था। अब सबसे जरूरी इस समय क्या हो चुका था कि अगर दे ब्रॉगली ने ये बताया है और अगर ये सच है तो इसको सच साबित करने के लिए ना सबके सामने एक लेबोरेटरी का अप्रूवल मिलना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई कर दे। अगर ये करके दिखा देता है कि ये वेव फॉर्म में चलता है और उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से कंट्रोल होती है। देखो दो बातें आपको लैब में प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि जब मैटर चलेगा, पार्टिकल चलेगा, तो वो किस फॉर्म में चलेगा, वेव फॉर्म में चलेगा। दूसरी चीज, अगर वो वेव फॉर्म में चलेगा तो उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। अगर ये दो बातें लैब में प्रूव हो जाए तो दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस
रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये हम इसको सच मान सकते हैं। तो वक्त आ गया था फिर से एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के होने का जो ये प्रूव कर सके कि जब भी मैटर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हवा में चलता है, ऐसा फेंका जाता है उसको, तो वो वेव फॉर्म में चलता है और उसकी वेवलेंथ इससे कैलकुलेट की जाती है। पर दे ब्रोगली नहीं कर सके ये। इस काम को करने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए। उन्होंने क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट था इसको दिखाना कि वेव फॉर्म में चलता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू था एक, मतलब इतना आसान नहीं था जितना हम लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करना आसान था। क्यों? क्योंकि लाइट को हम जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं, पर यहां पर मुझे एक्सपेरिमेंट में क्या यूज करना था? यहां पर एक्सपेरिमेंट में हमें लाइट यूज नहीं करनी थी। यहां पर एक्सपेरिमेंट में आप जानते हैं हमको क्या यूज करना था? इलेक्ट्रॉन यूज करना था। एंड दिस वाज वेरी डिफिकल्ट कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें, वो भी इलेक्ट्रॉन के साथ में। लेकिन दो साइंटिस्ट सामने आए, उनके नाम थे डेविसन और जर्मर। डेविसन और जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और न सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया बल्कि फाइनली ये प्रूव करके दिखा दिया कि वाकई में जो मटेरियल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, पदार्थ गति करता है, कोई बॉल फेंकते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, या इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटेरियल, तो जब ये मूव करता है तो उस समय ये गोली जैसे नहीं बल्कि वेव जैसे चलता है। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया और फाइनली सबको मानना पड़ा कि मटेरियल जब रास्ते में मूव करेगा तो वो तरंग के जैसे गति करेगा। अब कैसे होगा ये काम, कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ, उसके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि मटेरियल वेव फॉर्म में मूव करता है। इसके लिए क्या क्या चीज आपको लैब में दिखानी पड़ेगी? आंसर है दो चीजें आपको लैब में प्रूव करने की दिखानी है। पहली चीज लैब में आपको प्रूव करके दिखानी है कि उसका फॉर्म कैसा है, वेव फॉर्म है। दूसरा, वेव फॉर्म है तो उसकी वेवलेंथ ये फॉर्मूले से निकल आएगी। अगर ये दो चीजें आपने करके दिखा दी तो दे ब्रोगली ने जो कुछ बताया हम कैसा मान लेंगे? हम उनकी हाइपोथेसिस को सही सही मान लेंगे। ठीक है, एक एक काम कर पाएंगे, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकता। तो पहले एक काम करेंगे, क्या? पहले तो हम यही दिखाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो वेव फॉर्म में चलेगा। वेवलेंथ इतनी होगी ये हम बाद में करके दिखाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो पहले हम क्या आपको बताने जा रहे हैं कि डेविसन और जर्मर ने ये कैसे प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो किस फॉर्म में चलेगा? वेव फॉर्म में चलेगा। सबको समझ आ रहा है? ये स्टोरी जो हम सुनाते जा रहे हैं आपको बीच बीच में, ये आपको समझ में आ जाती है? ठीक है, तो फिर से बताओ। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मैटर पार्टिकल गति करेगा, तो वो वेव फॉर्म में गति करेगा। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या चीजें शो करनी पड़ेंगी? दो चीजें शो करनी पड़ेंगी। एक तो उसकी वेव फॉर्म, दूसरी उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। इन दोनों में से पहले हम करेंगे कि वो तरंग रूप में चलता है, ये शो करेंगे। अब तरंग रूप की खास बात क्या होती है? वेव फॉर्म की स्पेशल चीज क्या होती है? उसमें क्या ऐसा है जो हमको ये बताता है कि ये वेव फॉर्म में मूव कर रहा है? तो हमने लाइट से सोचा उसको। लाइट जब वेव फॉर्म में चलती थी तो लाइट में दो घटनाएं होती थी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे समझा जा सकता है? वेव फॉर्म मानकर ही समझा जा सकता है, और कोई थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? अब हमें क्योंकि ये प्रूव करना था कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चलता है, तो हम ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते थे जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो सकता है? वेव फॉर्म के साथ ही हो सकता है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट था हमारा इंटरफेरेंस, जिसे हमने क्या बोला? व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता था पहले ये थोड़ा सा याद करिए। लाइट का इंटरफेरेंस आपने पढ़ा है, उसमें लाइट का एक सोर्स रहता था, उससे लाइट निकलती थी। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं, यहीं पर देखिए। अच्छा, हम बताते हैं। उसमें लाइट का एक सोर्स रहता था, यहां पर बराबर डिस्टेंस पर हम दो स्लिट बनाते थे, याद आया आपको? और इन स्लिटों से कुछ दूरी पर क्या रख देते थे? एक पर्दा रख देते थे। ठीक है,
अब यहां से लाइट ऐसा वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती थी, चल करके ये स्लिटों पर पहुंचती थी। स्लिटें भी एक लाइट सोर्स की तरह काम करने लगती थी, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल था। और यहां से फिर इसके बाद ये तरंगे आगे बढ़ती थी। तो हम देखते क्या थे कि एक वेव यहां से ऐसे जाती है, एक वेव यहां से ऐसे जाती है, दोनों के बीच में रास्ते में सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन से ये वाला पॉइंट हमको कैसा मिल जाता है? ब्राइट मिल जाता है। ब्राइट मिल जाता है मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। इस बिंदु पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो कैसी है? खूब ज्यादा मिलती थी, खूब चमक मुझे मिलती थी। इसके बगल में यहां पर एक पॉइंट मिलता था, जब ये वेव यहां पहुंचती थी तो इसके बगल में हमको पॉइंट मिल जाता था डार्क, यानी कि यहां पर एक भी लाइट नहीं पहुंचती थी या बहुत कम पहुंचती थी, तो वो पॉइंट ऑलमोस्ट हमको डार्क ही दिखता था। उसके बाद उसके बगल में ब्राइट, उसके बगल में डार्क, ऐसे इधर भी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे। समझ में आया? और ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता था। इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस की जो ये घटना थी, ये सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन हो सकती है? वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो सकती है। मतलब अगर लाइट वेव फॉर्म में चलती है तो उसमें क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस हो के क्या होगा? आंसर है पर्दे पर आपको कहीं ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिलेंगी। एक जगह लाइट की चमक बहुत ज्यादा आएगी, फिर लाइट की चमक जीरो हो जाएगी, फिर चमक बहुत आएगी, जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो, इस तरीके से हमको मिलेगा। और ये केवल और केवल किसके साथ हो सकता है? केवल और केवल वेव के साथ हो सकता था। तो हम ये सच चाहते थे ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हम इलेक्ट्रॉन के साथ करें। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हम किसके साथ करें? इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके लिए क्या हमें क्या क्या चाहिए होगा? पहले इसको समझिए कि उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा। उसके लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए। यहां लाइट का सोर्स है, हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का सोर्स, बिकॉज वी वांट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन्स नॉट लाइट। हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लाइट के साथ नहीं करना चाहते। तो वी शुड हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन ऐसा निकलेंगे। उससे कुछ दूरी पर हम क्या लगा देंगे? दो स्लिटें लगा देंगे। दो स्लिटें लगा देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ये जो दो स्लिटें लगी हुई हैं इनसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ दूरी पर हम लगा देंगे एक स्क्रीन। अगर उस स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन, अब उस यहां स्लिटों से निकलकर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पहुंचे, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे और जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे। अगर इलेक्ट्रॉन, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे, काउंट करेंगे। यहां स्क्रीन पर ना इलेक्ट्रॉन कितने कहां पहुंचे हम काउंट करेंगे उनको। और अगर कसम से ऐसा हो गया, कैसा? यहां पर देखा इलेक्ट्रॉन आए 200 बीच में, उसके बगल में 40, उसके बगल में 200, 40 200 40 40 200 40 200 40 200। तो क्या प्रूफ हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 200 मैक्सिमम। और उसी के जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? 40, बिल्कुल जरा से। फिर उसके बगल में 200 मैक्सिमम, फिर उसके बगल में 40 मिनिमम, फिर बगल में 200 मैक्सिमम, फिर बगल में 40 मिनिमम। अब अगर पर्दे पर हमको ऐसा दिख गया, अगर हमको पर्दे पर ऐसा दिख गया कि एक जगह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो ये तो ऐसा कहां पर हो सकता है? ऐसा तो इंटरफेरेंस में ही हो सकता है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चलेंगे, हम इंटरफेरेंस से इसकी कंपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर पर्दे पर पहुंचे इलेक्ट्रॉन, अगर पर्दे पर हर जगह बराबर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 100 100 100 100
100 100 100 हर जगह अगर बराबर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसका मतलब इंटरफेरेंस नहीं हुआ। और अगर नंबर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा पहुंचता है, इसका मतलब बीच में क्या हुआ है, इंटरफेरेंस। और अगर पर्दे पर हर पॉइंट पर नंबर बराबर उनका पहुंचा, एक जैसी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक जैसा है, तो फिर उनमें इंटरफेरेंस बीच में नहीं हुआ। समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते थे कि क्या होगा। और अब आपको समझ में आया उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉनों को हम खूब भेजेंगे। फिर 2 स्लिट चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन की 2 बीम केवल आगे जाएंगी बस। उन बीम के बाद कुछ दूरी पर क्या लगा देंगे, पर्दा। और पर्दा भी ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सके। लाइट देखना बड़ा आसान है, लाइट पर्दे पर पड़ती है, चमक दिखती है हमको, बट इलेक्ट्रॉन वी कांट सी द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को काउंटर लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सके और हमें बता सके कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? और अगर इलेक्ट्रॉन पर्दे पर हमको कैसे दिखे, कहीं पर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम दिखेंगे, हम क्या समझ जाएंगे कि जरूर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हुआ है, रास्ते पर इंटरफेरेंस हुआ है। और अगर हर जगह सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। और अगर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा आएंगे तो बीच में इंटरफेरेंस हुआ है। और इंटरफेरेंस किस में होता है, वेव में होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में चला होगा, वेव फॉर्म में चला होगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे हम लैब में। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? अब यह एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, इस एक्सपेरिमेंट को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर किया, डेविसन और जर्मर ने मिलकर किया। और क्या क्या चाहिए अब आप समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स चाहिए, 2 स्लिट चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन की 2 बीम आगे बढ़ेंगी, बीच में सुपरपोजिशन करेंगी। फिर एक स्क्रीन चाहिए जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे और वहां पर जाके काउंट करेंगे। उस पर एक ऐसी चीज लगी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताए कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं। ऐसा एक सेटअप डेविसन और जर्मर ने तैयार किया लैब में। कैसे, इसका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके का फिगर बनाए होंगे, मुझे नहीं पता है, पर मैंने सिर्फ इतना फिगर बनाया है जितने की हमको जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग। पहले ये बताओ, यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? क्लियर है? कोई डाउट तो यहां तक में नहीं है? ओके, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का सोर्स। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा हीटर लगाइए, एंड स्मॉल हीटर इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? हीटर होगा, उसको आप बैटरी लगा के गर्म करोगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जैसे वो गर्म होगा उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने पढ़ा नहीं है सबसे शुरू में इसी लेसन में आप याद करो, हमने सबसे शुरू में शुरुआत कहां से की? वर्क फंक्शन से, कार्यफलन से। और कार्यफलन के बाद हमने आपको एक बात बताई कि किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक ये है कि उसको हीट कर दो मटेरियल को थर्मल एनर्जी दे करके, दूसरा ये था फील्ड एनर्जी दे दो उसको, पोटेंशियल लगा दो आई, इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा। और तीसरा था लाइट डालो। तो लाइट वाला तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, लाइट डालो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। हम यहां पर यूज करेंगे थर्मल एमिशन का यूज करेंगे, गर्म करेंगे मटेरियल को और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, ये एक फिलामेंट लगाया और फिलामेंट के साथ में ये 4-6 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ये 4-6 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, इस बैटरी को हम ऑन करेंगे, स्विच, इसका स्विच लगा लो कहीं पर आप ऐसा, इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे स्विच को, इसमें से होकर करंट ऐसा पास होगी। अब फिलामेंट से करंट बहेगी तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर लाल हो जाएगा। अब जब गर्म होगा तो इसके अंदर से क्या निकलने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन का सोर्स आ गया हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है,
एक छोटा सा हीटर इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। आप घरों में जो हीटर जलाते हैं खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना, किचन में अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। आप जब जब उसको ऑन करते हैं ना और इसकी कॉइल गर्म होकर लाल हो जाती है ना, उस समय उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आपको दिखे? नहीं दिखे? दिखते नहीं है इलेक्ट्रॉन किसी को, तो आपको क्या दिखेंगे? लेकिन हर वक्त उससे क्या होता है, जितनी देर जलेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और यही रीजन है कि हर 15 दिन में, महीने भर में आपको उसकी कॉइल बदलनी पड़ती है। समझ रहे? हर 15 दिन, महीने भर के बाद उसकी कॉइल क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं से वीक होके टूट जाती है और फिर नई कॉइल आपको लानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेटल का डीके हो रहा है लगातार, उससे लगातार इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, पर हम देखते नहीं है कभी कि बाहर जा रहे हैं। एक चीज और अच्छा मैं आपको बताता हूं, हीटर से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऊपर आपने कोई पॉजिटिव प्लेट लगाई है क्या? नहीं लगाई, आप तो बर्तन रख देते हो उस पर। अब ये बताइए, हीटर से आपने ऐसा रखा होता है क्षैतिज, हीटर आपने गर्म किया, उससे कॉइल से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। आपने ऊपर में कोई पॉजिटिव प्लेट लगाई नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे भाई? पॉजिटिव प्लेट लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन खींचा आएगा ना, लेकिन पॉजिटिव प्लेट लगाई नहीं आपने, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आंसर, वो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के वहीं जमा होता रहेगा। क्यों जाएगा कहीं? आप पॉजिटिव प्लेट लगाओगे तो उसको अट्रैक्ट किया जाएगा ना, वहीं जमा होता रहता है। और जमा हो के जब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है, उसकी एक भीड़ बन जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हिंदी में शायद उसको इलेक्ट्रॉन मेघ कहा जाता है। क्लाउड मतलब बादल, और बादलों को मेघ उसका एक सिनोनियम्स है, तो उसको मेघ कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। तो अगर आप ये नहीं करते अरेंजमेंट कि इलेक्ट्रॉन खींचे जाएं, तो सब एक दूसरे जमा होते रहेंगे। और जब कोई, अब उसके बाद जब जमा हो जाएंगे काफी सारे, तो फिलामेंट से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा ना, तो उसको निकलने नहीं देंगे फिर वो लोग। क्यों? सॉरी, इसलिए नहीं निकलने देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहता है, तो ये सब नेगेटिव मिलकर उसको क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे, तो नहीं निकलेगा फिर। तो कुछ देर के बाद फिर उसका निकलना बंद होता है, लेकिन निकलते रहते हैं काफी देर तक। फिलहाल तो 4-6 वोल्ट की हमने ये लगा दी, और इसको गर्म करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब निकलने के बाद तो कहीं भी जा सकता है ना, वो यहां, या तो यहां खड़ा रहेगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ऐसे उनकी जहां मर्जी वहां चले जाएंगे वो। तो हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम चले सीधे, बिल्कुल सीधा एक बीम मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो इससे कुछ दूरी पर ये हमने एक पाइप लगा दिया, देखिए पाइप लगा दिया, मेटेलिक पाइप इसमें ऐसा लगा दिया। इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से यहां से निकले, और यहां कुछ दूरी पर हमने एक पाइप लगाया, और ये पाइप को ना बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, उच्च धन विभव पर हमने इसको रखा। उच्च धन विभव पर रखने से क्या होगा? फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये पाइप क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखने के लिए इसके और इसके, इन दोनों के बीच में एक देखिए हाई टेंशन बैटरी लगाई गई है। एक ये HT बैटरी हमने यहां लगाई हुई है, उच्च विभव वाली बैटरी। और उच्च विभव वाली बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल हमने यहां कहीं दे दिया है इसको। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका पूरा का पूरा चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से ये पाइप खींचता है, हाई पोटेंशियल मैंने इसको दे दिया, तो ये बहुत तेज से ऐसा खींचना शुरू करता है। अब इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएंगे, पाइप पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन आके पाइप पे चिपक जाएंगे क्योंकि इसी के पास प्लस है। लेकिन ये पाइप बहुत पतला होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ते हैं ना, दौड़ते किस वजह से? क्योंकि इसको हाई पोटेंशियल दिया है पॉजिटिव हमने, इस वजह से ये दौड़ते हैं। अब दौड़ के जब यहां पर आते हैं तो ये पाइप में चिपकते नहीं हैं। क्यों नहीं चिपकते हैं? पाइप में इसलिए नहीं चिपकते हैं क्योंकि आपने क्लास 11th में एक पढ़ा हुआ है, एक राशि पढ़ा जिसका नाम है जड़त्व। गति का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व, दिशा का जड़त्व पढ़ा है ना, इनर्शिया पढ़ा हुआ है। तो इतना पॉजिटिव पोटेंशियल हाई लगाया हमने इस पे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला बड़ी हाई स्पीड में दौड़ा।
यहां पर आता है, अब वो चिपकना चाहता है पाइप में से, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और पाइप में से बीच में से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। ऐसे कुछ बात हमारी समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आई? पाइप को कैसा पोटेंशियल देंगे? पॉजिटिव। तो ये पाइप फिलामेंट से निकलने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? बड़ी तेजी से आकर्षित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्पीड में दौड़ेंगे। स्पीड में दौड़ने के बाद यहां चिपक क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जब यहां पर आएंगे तब तक इनकी इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी कि ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जब तक पाइप में चिपके चिपके तब तक पार हो जाते हैं, आर पार चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ये हमने क्या शो की है आपको? ये है इलेक्ट्रॉन बीम। और यहां पर हमने एक टारगेट लगाया है जो कि निकेल का टारगेट लगाते हैं। अब देखो, अभी हम केवल इसमें से सोर्स बना पाए हैं, स्लिटें बनाना अभी बाकी है। स्लिटें कैसे बनाएंगे हम? तो डेविसन और जर्मर ने ना ये सोचा, उन्होंने स्लिट बनाई, हैवी मेटल ले लिया निकेल जैसे कि, अब निकेल में उन्होंने इनको डाला। उनका ये मानना था कि जैसे निकेल में ये बीम यहां से जाएगी, उसके एटम्स होंगे ऐसे अगल बगल, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, ऐसे उसके एटम्स सब एक दूसरे से सेट होंगे, ठीक है। अब बीम जब जाएगी तो जो बीम इस एटम के सामने जाएगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ऐसे दो एटम एक दूसरे से सेट है, बीच में थोड़ा गैप भी है इनके, एक बीम ऐसे यहां से गई, बीम का जो इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के सामने पड़ जाएगा, इस वाले एटम के सामने पड़ जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? उसको टकरा के वो वापस आ जाएगा। बीम का जो इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से टकरा जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? लौट के वापस आ जाएगा। बीम के जितने इलेक्ट्रॉन यहां बीच में गैप में आ जाएंगे वो सब निकल के पार हो जाएंगे। कुछ बात आपको समझ आ रही है? ये थोड़ी थोड़ी। निकेल एक हैवी मेटल है, उन्होंने हैवी मेटल का इस्तेमाल किया। देखो स्लिट्स कैसे बनाई उन्होंने, स्लिट्स को कैसे उन्होंने तरीका उसके लिए सोचा। निकेल हैवी मेटल है, हैवी मेटल में ये एटम्स ऐसे व्यवस्थित होंगे आपस में, यहां से जब ऐसे जाएंगी बीम, तो इसलिए इतनी पतली बीम हमने भेजी है, पूरे में ऐसे नहीं भेजा। अगर देखो ध्यान से, अगर हम पूरे में भेज देते, पूरे मटेरियल में ऐसा भेज देते हम, तो पूरे मटेरियल में यहां 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 बहुत सारे आइटम हैं, जो इलेक्ट्रॉन इससे टकराता वो भी लौट के वापस, इससे टकराता वो भी लौट के वापस, वो भी लौट के वापस, वो भी लौट के वापस, और जो बीच में चला जाता वो गैप में से पार होके आर पार चला जाता। तो कितने बीम लौट के आती? 4। लेकिन हम कितनी बीम चाहते हैं? केवल 2। हम तो 2 ही वेव चाहते हैं ना, कि 2 वेव केवल आगे बढ़े, इसीलिए हमने इसको इतना पतला भेजा है आगे बना करके, इलेक्ट्रॉन एक लाइन में बिल्कुल चले, हमने ऐसा उसको भेजा है। पूरा ऐसे इतना चौड़ा हिस्सा कवर करके इलेक्ट्रॉन जाए ऐसा हमने नहीं भेजा। अब पतले में संभावना क्या होगी? जब आपने इलेक्ट्रॉन की एक बहुत थिन बीम बना रखी है, उसमें पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, बहुत ज्यादा इस एटम से टकरा जाएगा और बहुत ज्यादा होगा इससे टकरा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इससे टकरा नहीं आएगा, इतना मुड़ेगा? नहीं, पतली बीम है, बहुत ज्यादा वो यहां से टक्कर करेगा, यहां से टक्कर करेगा, और जो बीच में जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? पार। तो जो इससे टकराएगा वो भी वापस, और जो इससे टकराएगा वो भी वापस। तो वापस कितनी बीम आएंगी? 2 इलेक्ट्रॉन बीम वापस आ सकती हैं, ये उन्होंने सोचा। तो यहां पर निकेल का लगाया और मान लिया कि इस तरीके से एटम उसमें व्यवस्थित है। किसी मेथड से उन्होंने निकेल का स्ट्रक्चर देखा। कुछ बात समझ रहे हैं? साइंस का अपना कोई मेथड लगाया और इसके अंदर जो एटम अरेंज्ड हैं उनको उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये अरेंज्ड हैं। अब ये बीम जाएगी, अगर इस एटम से टकरा गई तो भी ऐसे वापस आ जाएगी, और अगर इससे नहीं टकरा पाई, कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो गई बीम का इलेक्ट्रॉन, तो वो जाके इस वाले से टकरा के ऐसे वापस आ जाएगा। अब ये वापस आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम कितनी मिली हमको? 2। ये क्या बन गई? हमारी स्लिट तैयार हो गई। अब क्या ये चीज आपको समझ में आई कि स्लिट कैसे सोचा उन्होंने? समझ रहे हैं? तो पतली बीम भेजने का उद्देश्य क्या था?
हम चाहते तो इतना बड़ा निकल का अगर टुकड़ा लगाया है तो हम पूरे इतने में इलेक्ट्रॉन ऐसे दबा के भेज सकते थे ना। उससे क्या होता, उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत एटम से टकराते और बहुत बीम वापस लौट के आती ना। हमें वो चाहिए नहीं था, हमें तो केवल 2 बीम चाहिए लौट के वापस आने वाली। ये 2 स्लिटें हमने तैयार कर ली एटम। इन स्लिटों का काम वहां पर कौन करेगा, निकल के एटम्स करेंगे। अब स्लिटें बन गई तो इलेक्ट्रॉन इनसे आगे बढ़ेंगे। अब हमें चाहिए यहां पर एक पर्दा, वापस आ रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चलेंगे तो जब ये वापस आएंगे तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक ही माध्यम में चल रहे हैं, एक ही सोर्स से सारे इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। इन्होंने इंटरफेरेंस की पूरी जिसे कला संबद्ध स्रोत कहा जाता था उसकी शर्त को इन्होंने पूरा कर दिया है। अगर ये वेव होगी तो बीच में इन दोनों बीम्स में आपस में क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। और अब पर्दा चाहिए हमको एक लगाने के लिए जिसमें हम ये देख सकें कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। ये हमने एक स्क्रीन लगाई और ये स्क्रीन हमने ऐसा सीधी, ऐसा स्क्रीन नहीं लगाया, बिल्कुल प्लेन नहीं लगाई स्क्रीन हमने जो स्क्रीन लगाई रेडियल स्क्रीन हमने लगाई, उस पे रेडियल त्रिज्य रूप से इस तरीके की स्क्रीन हमने इस पे लगाई। और इस स्क्रीन पर हमने ये एक डिवाइस लगाई, या ये मान लीजिए स्क्रीन पर देखो, ये हमारा तरीका, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम चाहें तो जो हमने ये स्क्रीन लगाई है इसमें अंदर साइड में जिंक सल्फाइड का लेप कर सकते हैं। जिंक सल्फाइड का अगर लेप कर देंगे तो ये एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ होता है। एक ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल्स कौन से मटेरियल होते हैं कि इन पर अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे तो ये चमकना शुरू कर देता है उस जगह। जैसे आपका पुराने समय का टेलीविजन आता था, कुबड़ वाला टेलीविजन, वो आपके घर में अब तो पता नहीं होगा, नहीं होगा। पहले टेलीविजन आता है तो उसमें पीछे सब बड़ा वो निकला, कुबड़ जैसे निकला रहता था, उसमें आगे शीशा लगा रहता था, कांच, और उस कांच में अंदर से कभी भी आप देखते तो उसमें एक लेप लगा रहता था, ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का होता था। जब उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम अंदर से आती थी तो वो पार्ट क्या होना शुरू हो जाता था, चमकना शुरू हो जाता था। तो जब ऑन करते थे तो आपने देखा होगा साउंड तुरंत आ जाता था, पर उसमें स्क्रीन में जो पिक्चर होता थोड़ी देर में आता था, थोड़ी सी देर में। क्यों? क्योंकि वो उतना वक्त लग जाता था जितना इलेक्ट्रॉन पीछे से यहां तक आने में लगता था टाइम। अरे आपने देखा होगा, कभी आप रोड पे चलिए, पेट्रोल पंप वगैरह में ऐसा बोर्ड लगा रहता है ऊंचा सा, कभी रात में अगर निकले तो आपकी बाइक की जब हेडलाइट पड़ती है तो उसके अक्षर चमकना शुरू हो जाते हैं। आप यहां से जाइए रोड में, ये अंदर वाला रास्ता जब आप रामा देवी के लिए जाते हैं, ये कौन सा रास्ता, तिलसैरी वाला, टाउन से अंदर से होके आप जाइए, रोड में कहीं भी देखिए रात के समय में रोड के बीचों बीच ऐसे कुछ स्पॉट लगाए गए हैं। तो रात में जब आपकी हेडलाइट पड़ती है तो वो ऐसा लगता है चमकने लगते हैं बहुत जोर से। ये सब फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, लाइट पड़ने से चमकते हैं वो। तो हम चाहें तो इसमें जिंक सल्फाइड का लेप लगा सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर पड़ेगा वहां हमको क्या दिखेगी, चमक। जहां ज्यादा पड़ेगा वहां ज्यादा चमकेगा, और जहां कम इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे वहां कम चमकेगा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा, हम इस स्क्रीन के हर पॉइंट से एक सर्किट तैयार कर सकते थे और उस सर्किट के साथ एक एक एमीटर लगा देते। हर पॉइंट पर एक सर्किट बनाते, उस सर्किट के हर सर्किट के साथ एक एक क्या लगा देते, एमीटर। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ेंगे तो वहां पर करंट भी कैसी बनेगी, ज्यादा, और स्क्रीन के जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे वहां करंट भी कैसी बनेगी, कम करंट बनेगी। हम उससे भी समझ सकते थे। हम एक काउंटर भी लगा सकते थे। काउंटर मतलब गणित्र, जो गणना करके बता दे, गिन के हमको बता दे कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये लगा दिया, ये होता है मूवेबल काउंटर। मूवेबल काउंटर, मूवेबल काउंटर मतलब एक ऐसा काउंटर जिसको हम दोनों पूरे स्क्रीन पर क्या कर सकते थे, चला सकते थे। अब हमने क्या किया, पूरा सेटअप आपका तैयार है, बस देखना ये बाकी है कि स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब ये बताइए, डेविसन और जर्मर का जो ये बना था पूरा समझ आ गया आपको। फिर से इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है, स्मॉल हीटर, ठीक है। उसके बाद हमने ये लगा दिया यहां पर पॉजिटिव पाइप, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बड़ी जोर से खींचेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां फैल के निकलेंगे वो तो सब जगह। हम चाहते हैं कि एक पतली बीम की फॉर्म में वो आ जाए।
तो यहां पर एक पॉजिटिव पाइप लगाया, एक खींचेगा। पाइप से क्यों नहीं चिपकेंगे? क्योंकि इनके पास तब तक गति का इतना जड़त्व आ जाएगा कि ये अपने आप को उधर की तरफ नहीं ले जा पाएंगे, ये पाइप के बीच में से निकल जाएंगे। आगे जाके हमने क्या लगाया है? निकिल का टारगेट लगा दिया है एक। निकिल टारगेट में क्या होगा? डेविसन और जर्मर ने यह माना कि इसके अणुओं की, इसके जो एटम्स, उनकी सेटिंग ऐसी है कि इस तरीके से अगर इससे टकराएगा बीम का कोई इलेक्ट्रॉन तो वो वापस आएगा, इससे टकराएगा तो वापस आएगा, और बीच में से अगर चला जाएगा तो फिर वो पार हो जाएगा। और यहां क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि हमने बीम बड़ी पतली भेजी है, तो हर जगह नहीं टकराएगा। बहुत ज्यादा एक और दो आइटम्स के बीच टक्कर उसकी हो सकती है, पूरे मटेरियल में टक्कर हमने करवाई नहीं उसकी। अब जब दो बीम वापस लौट के आएंगी, अगर वेव होगी तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? सुपरपोजिशन। और अगर वेव है तो सुपरपोजिशन होकर के इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। अब जरूरत यह थी कि यह गिनने की कि इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा मिले, कहां कम मिले, ज्यादा मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, कम मिले, यह जरूरत थी। तो यह स्क्रीन पर काउंटर लगाया और अब हमने गिनना शुरू कर दिया। इस काउंटर को सबसे पहले हमने यहां खिसकाया, उसके लिए हमने एंगल भी बनाया। अगर यहां लगा रहे हैं काउंटर को तो यह एंगल कितने डिग्री है? 10 डिग्री। अगर यहां पर काउंटर को खिसका के थोड़ी देर बाद ले आए तो कितने डिग्री पर ले आए हम? 20 डिग्री। अगर काउंटर को यहां खिसका के ले आए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसा ऐसा हमने एंगल देख लिया। इस पूरी स्क्रीन पर निशान लगे हैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, और यहां कितने तक निशान लगा होगा? 90। यहां पर सामने आएगा 90 का निशान लगा रहेगा। अब हम काउंटर को यहां ले जाते थे, 10 डिग्री पर कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें पता लगा, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, जगह जगह पर हम पूरी स्क्रीन में काउंटर ले गए और इलेक्ट्रॉन गिन गिन कर हमने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद डेविसन और जर्मर ने क्या किया? उसका एक ग्राफ बनाया, रेडियल ग्राफ। यह ग्राफ आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसा ग्राफ नहीं होगा। जैसा एक्स और वाई अक्ष के बीच आप ग्राफ बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, वो वैसा ग्राफ इसका नहीं होगा। इस ग्राफ को बोला जाता है रेडियल ग्राफ। कैसा ग्राफ था? थोड़ा ग्राफ को समझने की कोशिश करिए जरा। इस ग्राफ में बउआ होता यह है, ऐसा उन्होंने बनाया इस ग्राफ को। इस ग्राफ में दो चीजें बनाई, एक बनाया उन्होंने एंगल और दूसरा उन्होंने बनाया कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक कैसा ग्राफ उन्होंने खींचा था? ये एक बनाया था रेडियल ग्राफ। सॉरी, रेडियल ग्राफ। और रेडियल ग्राफ कैसा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 10 डिग्री पर रखा काउंटर को और कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो यहां से 10 डिग्री कोण बनाती हुई हमने एक लाइन बना दी। बउआ समझ रहे बेटा? आप नहीं समझ रहे हैं? क्या समझे? पूरे स्क्रीन पर काउंटर को ले जाकर अलग अलग जगह पर क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे और उसका एक रेडियल ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना? ओके, बहुत अच्छे, आप लोग समझ रहे हैं। तो फिर ये हमने कितने एंगल पर ले लिया? पहले 10 डिग्री पर, इसके बाद हमने 20 डिग्री पर, इसके बाद, हाँ बोलते रहा करो, मुझे रियलाइज होता रहता है। अच्छा भाई 40 आ गया, देखो 50, अब तो हमें लगता है जगह ज्यादा हो गई, 60, 70, 90, 100 का कहां से आएगा? आएगा कहां तक? देखो ना 90 तक ही तो आएगा। अब फिर ध्यान से देखिए, तो ये अलग अलग एंगल पर हमने क्या बना ली? आप चाहो तो समझ लो रेडियस बना ली हमने। अब ध्यान से देखिए, 10 डिग्री पर काउंटर उन्होंने लगाया और इलेक्ट्रॉन गिने, 20 डिग्री पर लगाया, इलेक्ट्रॉन गिने। उन्होंने देखा कि 10 डिग्री पर इतने जितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उनका नंबर यहां पर आता है, इतने इलेक्ट्रॉन हमको मिले। 20 डिग्री पर इतने इलेक्ट्रॉन मिले, 30 डिग्री पर इतने इलेक्ट्रॉन, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, सब जगह उन्होंने निशान लगाया और निशान लगा करके इसका एक ग्राफ बना दिया गया। ऐसा ग्राफ उनको मिला, ये ग्राफ उनको मिला। अब ये ग्राफ जब मिला तो ये ग्राफ का ये जो हिस्सा था ना ऑलमोस्ट कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। अब फ्लैट हो गया, जो उन्होंने अपने मन में सोच रखा था वैसा नहीं मिला।
एक्सपेरिमेंट उन्होंने सोचा कि कुछ हो सकता है गलती होगी, एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर किए और एक नहीं बहुत बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, लेकिन हर बार उनका जो ग्राफ ये वाला होता था ये कैसा हो जाता था, फ्लैट हो जाता था। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, और फ्लैट हो जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो फ्लैट हो जाने का मतलब क्या है, ग्राफ के फ्लैट हो जाने का मतलब ये है कि 30 डिग्री पर अगर 100 मिले तो 40 पे भी क्या मिले 100, 50 पे 100, 60 पे 100, 70 पे 100, 80 पे 100 बराबर मिलने लगे। तो फ्लैट होने से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला ग्राफ में, और ये ग्राफ उन्होंने एक नहीं बहुत दफा बनाया। यहां से वोल्टेज बदल बदल कर उन्होंने बनाया, इसके बीच का वोल्टेज बदल बदल कर उन्होंने बनाया, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उनको ये लगने लगा कि लगता है या तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और या तो फिर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में नहीं चलता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि जो थ्योरी डे ब्रोगली बना के गए थे ना, उसमें कहीं गलती भी महसूस नहीं हो रही थी। उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट को, इसका वोल्टेज बदलना शुरू कर दिया अब उन्होंने, और बदल बदल कर अलग अलग वोल्टेजेस के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक पार्टिकुलर वोल्टेज कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज उन्होंने किया 54 डिग्री, 54 डिग्री का वोल्टेज उन्होंने जब 54 वोल्ट जब अप्लाई किया उन्होंने 54 वोल्ट, जब ये पोटेंशियल 54 वोल्ट हो गया ना, उस वक्त उनको एक ग्राफ जब उन्होंने बनाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंगल के बीच में, वो ग्राफ बड़ा ब्यूटीफुल ग्राफ मिला उन्हें। किस तरीके का ग्राफ मिला देखिए, फिर से यही पूरी चीजें करी थी उन्होंने, ऐसे ऐसे। अब इस बार उन्हें जो ग्राफ मिला था, देखो ये ग्राफ ऐसा मिला था, ऐसा, और ये ग्राफ किस वोल्टेज पर मिला, 54 वोल्ट पर ये ग्राफ मिला। और जैसे ही ये ग्राफ मिला, अब उन्होंने जो सोच रखा था वो उनको सच होता हुआ दिखने लगा, या सच हो गया। क्यों, इस ग्राफ में ऐसा कौन सा खास बात आ गई, ये बीच में थोड़ा उठ गया, किनारे किनारे दब गया, इसमें कौन सा खास बात आ गई, इसमें खास बात ये आ गई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें खास बात ये आई कि जो 50 डिग्री वाली लाइन थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे ज्यादा मिला। देखो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर कैसी है, कम, यहां पर जाके इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, ज्यादा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, कम। इसका मतलब है पर्दे पर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, बहुत कम, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, बहुत ज्यादा, फिर उसके बगल में इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, बहुत कम। यही तो हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए, पर्दे के इस जगह पर हमने इलेक्ट्रॉन देखे बहुत कम, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, यहां देखे बहुत कम, और ये वही तो था जो इंटरफेरेंस में होता था कि एक जगह पर इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 20 है तो उसके बगल में 200 है, फिर बगल में 20 है तो उसके बगल में 200 है। अगर इसके और आगे का ग्राफ बनाया जाता तो ये और ऐसा बनता, ऊपर उठ करके आता ये ग्राफ। तो 54 वोल्ट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंगल के बीच जो ये रेडियल ग्राफ बना ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह का मिला। और अगर इस तरीके का ग्राफ मिला, इससे प्रूव हो गया कि पर्दे के एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन कम आए, उसके बगल वाले बिंदु पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आए, फिर उसके बगल वाले बिंदु पर इलेक्ट्रॉन कम आए, फिर उसके बगल वाले पर ज्यादा कम ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन का पर्दे पर ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ऐसे आना, यह केवल और केवल तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन की दोनों बीम्स के बीच में क्या हुआ होगा, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस हुआ होगा। और यह केवल और केवल किस में हो सकता है, वेव में। तो इसीलिए हुआ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में चल रहे हैं, वेव फॉर्म में चल रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ का ऐसा मिलना इस बात को शो कर देता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस रूप में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव फॉर्म में चलते हैं, क्योंकि उसकी क्या बनने लगी, फ्रिंजेस पर्दे पर बनने लगी उसकी।
और पर्दे पर फ्रिंजेस तभी बन सकती हैं जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चले। तो ये डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में अभी क्या प्रूव हो पाया है, हमने बोला दो चीजें आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेंगी तो हम मानेंगे कि मटेरियल की नेचर कैसा नेचर है, वेव नेचर है। अभी आपने केवल एक बात प्रूव की है और वो ये कि इलेक्ट्रॉन से क्या बनती हैं। आंसर है पर्दे पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं। अगर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं, ऐसा कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चले। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी फॉर्म में चल रहा है, वेव फॉर्म में चलता है। तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है और मटेरियल का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। कुछ बात समझ में आई? ये डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी किया गया और कैलकुलेशन करके किसका मान निकाला गया, लैम्डा का। और फिर ये चेक किया गया कि क्या जो लैम्डा दे ब्रोगली ने बताया था क्या उससे ये मैच करता है, वो भी चेक किया गया उस पर। लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ चीजें हमको लिखनी है, इनको हम नोट कर लेते हैं। तो क्या इसको हटा दिया जाए? अब ये मुझे बता दें प्लीज एक बार कि क्या ये जो भी आपको समझाया गया इसमें बातें समझ में आई आपको? ग्राफ का ऐसा मिलना और ग्राफ का ऐसा मिलना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ग्राफ ऐसे मिलने का क्या मतलब था कि पर्दे के हर बिंदु पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर करीब करीब एक जैसा रहता था। और ग्राफ का ऐसा मिलना क्या संकेत देता है कि पर्दे पर इस बिंदु पर ग्राफ, इस बिंदु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, उसके बगल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, फिर उसके बगल में, और ये वही तो हो गया जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में दिखता था। मुझे समझ में आया? तो दो तीन लाइनें नोट करनी है, इसको हम हटा देते हैं फिर लिख देते हैं, ठीक है। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग में पर्दे पर हमें कुछ बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम मिली। अभी आपने देखा, अब कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, कुछ पर इलेक्ट्रॉन्स हमको कम मिले, अर्थात पर्दे पर इलेक्ट्रॉनों की क्या बनी, व्यतिकरण फ्रिंजें बनी, क्योंकि कहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम थे, कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम थे, मतलब पर्दे पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनी। अब अगर पर्दे पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनी तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन्स वेव फॉर्म में चले। इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन अर्थात मैटर, पदार्थ की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है, यह इससे प्रूव हुआ। दूसरा, रही बात कैलकुलेशन की कि इलेक्ट्रॉन जब चला तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला बना और फिर हमने वेवलेंथ कैलकुलेट किया। फिर इसकी वेवलेंथ दे ब्रोगली वाले से कैलकुलेट की गई कि वहां से भी वेवलेंथ कैलकुलेट करके लाओ और देखो कि क्या दोनों की वैल्यूज बराबर मिलती है आपस में। और देखा गया तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत डिफरेंस लेकिन बराबर आ जाती थी। अगर बराबर आती थी तो कैलकुलेशन से भी हमें प्रूव हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन अब आज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे अगली क्लास पे। अब ये बता दीजिए मुझे, आज जितनी चीजें आपको बताई गई हैं समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।